मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। खुद टैक्स अदा नहीं करते, मुल्क के अवाम उनको टैक्स नहीं देंगे। आधा सच भी झूठ होता है। पीएम हाउस के एक्सपेंसेस 98 करोड़ से 66 करोड़ एक मिनट सुन लें, बस 32 सेकंड में बताया। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप 2019 की जो कारकर्दगी है उसका मवाजना इसकी 1992 की कारकर्दगी से हैरान कुन का कोई मैच हारना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हारे तो टूर्नामेंट से बाहर। पॉइंट्स टेबल पर हमारी सूरत हाल अच्छी नहीं है। मईशत का जो रन रेट है वो भी बड़ा खराब है। कुछ खिलाड़ियों की भी कप्तान से नहीं बनती। टैक्स कलेक्शन, IMF, बजट खसारा, डॉलर और बरामदात का मैच जो है वो एक एक करके ये मैचेस हमने जीतने हैं। क्या मुल्क की मईशत यहां से कम बैक कर सकती है? वजीर आजम इमरान खान साहब, इस सूरत हाल में आपको आगे आना है। मुल्क और मैशत का कप्तान बनकर ये जो टीम है सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेकर चलना है। कौम को आपके हौसले की जरूरत है और मैशत का ये वर्ल्ड कप हमें हर सूरत जीतना है। आज आर्मी चीफ ने भी इन बातों की तरफ निशानदेही की है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क मुआशी तौर पर मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। हम मुश्किल फैसले करने से कतराते रहे, लेकिन अब इनके सिवा कोई चारा नहीं है। एक बात जो उन्होंने अपने खिताब में की वो बड़ी अहम थी कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको जो है वो ठीक करना है। मईशत के इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए सबको साथ मिलकर चलना है। मुआशी बयानी को सियासी बयानियों पर फौकियत देनी है, लेकिन ये कैसे हो? क्या वजीर आजम ये कर पाएंगे? क्या कप्तान सियासी इस्तेहकाम ला सकेंगे? क्या इस मुआशी कमबैक के लिए जो तमाम सियासी खिलाड़ी हैं किसी एक मुआशी बयानिए पर मुत्तफिक हो सकते हैं या नहीं? इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। आज अब से कुछ देर पहले जो है वो वफाकी बजट की भी मंजूरी होगी, लेकिन मईशत के बड़े इम्तिहान अभी बाकी। प्रोग्राम में इन पर बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका मैं तारुफ करा दूं। उस्मान डार साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया डार साहब आपके वक्त का। शैला रजा साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर पॉलिटिशियन, कराची से हमें लिंक के जरिए ज्वाइन करिए। शैला साहबा आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आकर डिस्कशन का आगाज करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं आगाज करना चाहता हूं डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो, जरा अपोजिशन से स्टार्ट कर लें। शैला साहबा, किस तरह से देखती हैं ये मईशत पर एक आम आदमी का कंसर्न भी है, ये हमारे लिए एक बड़ा मसला है। क्या कोई तरीका है कि जो हमारी तमाम सियासी जमातें हैं वो एक मुआशी बयानिए पर जो है वो मुल्क के खातिर इकट्ठी हो जाएं? क्यों नहीं, इसको तो बार बार इस पर बात की गई और इसके लिए बाकायदा हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मौजूद हैं जिस पे बैठ के बात होती है और इसके अलावा भी ऑफ़र दी गई। अब आप मुझसे पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल मौजूद है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें चारों सूबों के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म साहब और फाइनेंस मिनिस्टर फेडरल, ये सब लोग इसके मेंबर होते हैं और एक पूरा एक डेलीगेशन होता है। इसकी कम से कम साल में 2 मीटिंग होनी चाहिए। इसकी सिर्फ 1 मीटिंग हुई है। 30 जून से पहले इसकी दूसरी मीटिंग होनी चाहिए थी। इसी तरह नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में बैठकर जो है आप NFC करते हैं। NFC क्यों किया जाता है? ताकि आपको चारों सूबों के सही हालात मालूम हो और आप चारों को, क्योंकि हाँ जैसे सूबा सिंध है 80% आमदनी का इन्हिसार जो है वो फेडरल ट्रांसपोर्ट्स पर है, तो ये वाहिद सूबा है जो 20% अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करता है, बाकी सूबे इससे कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। तो अब आप जब बैठेंगे और इस पर बात करेंगे कि ये रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, ये सूबे की डिमांड है, ये सूबे की इतने एक साल में इतना इसमें इन्फ्लक्स हुआ, चारों सूबों से लोग इतने इसमें आए, तो आप
इस तरह एक कंसेंसस बनेगा चारों सूबों का। अब अगर ये मीटिंग ही ना हो, एनएफसी का सोच ही ना हो, और फिर एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है जिसकी 90 दिन के बाद, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके 90 दिन के बाद जो है आपको मीटिंग बुलानी होती है। अब अगर उसमें ये सूरत हाल हो जाए कि चारों वज़राए आला, 3 वज़राए आला बाइकआउट कर दें, एक आए ना, और दूसरी मीटिंग में ये हो कि वजीर आजम जो हैं वो फैसला देने से पहले गायब हो जाएं, तो फिर आप कहाँ की कमेटियां बनाएंगे, मजीद और कितनी कमेटियां बनाएंगे? तो ये चीजें ऑलरेडी मुल्क में मौजूद हैं। जिस गलती पे हम कहा करते थे कि PMLN अमल नहीं कर रही और हमारे साथ PTI बढ़ बढ़ के बात करती थी, उसने भी उससे बुरा रास्ता इख्तियार किया। आने से पहले इन्होंने कहा हमारे पास 200 माहिर माशियात हैं, इन्होंने कहा हम NFC करेंगे, सब करेंगे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की मीटिंग तक नहीं बुलाते तो फिर इनको हम ऑफर ही दे सकते हैं, इनसे चीज की बात की जा सकती है, लेकिन ये आला तरीन लोग हैं तो हम क्या कर सकते हैं? 30 जून तक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है उसकी दूसरी मीटिंग होनी चाहिए थी, नहीं कर सकेंगे। ठीक है, राइट। डॉक्टर साहब, क्या हुकूमत जो है वो नहीं चाहती कि तमाम ओपोजिशन बशमूल जो है वो सियासी जमातें, सारी जो सियासी जमातें, उनको हुकूमत साथ लेकर चले, और हुकूमत के पास जो प्लेटफॉर्म है हुकूमत उनका भी इस्तेमाल नहीं कर रही इकट्ठा करने के लिए? देखिए रहमान, हुकूमत तो हर सतह पे चाहती है कि आप ये अपोजिशन को साथ लेके चलें, लेकिन चले मैं आपके ही प्रोग्राम में पूछ लेता हूँ कि अपोजिशन क्या चाहती है। अभी ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात कर रही हैं, APC बुलाई जाती है, महंगाई पे बात नहीं की जाती और वहाँ कहा जाता है गिराने की बात होती है, हुकूमत गिराने की बात होती है, चेयरमैन सेनेट को हटाने की बात होती है, उसके बाद असेंबलियों में इस्तीफे दे दो की बात होती है, उसके बाद कहा जाता है हमारी लड़ाई वजीर आजम इमरान खान से नहीं है, उन लोगों से जो उनको लाने वाले हैं, उनको लाने वाले 1,70,00,000 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वोट दिया और वो वजीर आजम बने। इनका बयानिया एक नहीं है, कंफ्यूज है ये बुनियादी तौर पे, और बज़ाहिर ये जो मुतहिदा अपोजिशन 11वें महीने में APC हो रही है, अपने कॉमन इंटरेस्ट है, तो पहले ये फैसला कर लें ये वाकई ही चाहते हैं मिसाके जो मुआशत जिसकी ये बात करते हैं, और फिर दूसरे लम्हे ये आ जाते हैं जी हुकूमत गिरा देनी है, सेनेट चेयरमैन हटा देना है। बुनियादी तौर पे ये जितना ड्रामा इन्होंने बजट को लेके लगाया, बजट पास नहीं होने देंगे, बजट पास नहीं होने देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बजट भी पास हो गया। पार्लियामेंट में शेर की दाढ़, इश्यूज पर सियासत कौन कर रहा है? रहमान, पार्लियामेंट में मैं कह रहा हूँ अपोजिशन की तरफ से शेर की दाढ़ तो दूर की बात है, बिल्ली का म्याऊं तक नहीं हुआ और बजट पास हो गया है। तो ये तो कौम देख ही रही है, इनकी अपनी परफॉर्मेंस बतौर अपोजिशन पूछने वाली बात है कि इन्होंने 10 माह में क्या किया, सिवाय अपनी करप्शन बचाने के, हुकूमत को प्रेशराइज करने के, हुकूमत को प्रेशराइज करते हैं। APC भी बुनियादी तौर पे इन्होंने इसलिए अरेंज की कि प्रेशराइज किया जाए NRO लेने के लिए। बजट नहीं पास होने देंगे, NRO नहीं मिल रहा है, तहरीक चलाएंगे, NRO नहीं मिल रहा है, किसी एक बयानिए पे तो ये खड़े रहे। जब आप इस तरह की बातें करेंगे, अगर उनकी तरफ से कोई पेशकश आती है और आप उसे NRO से ताबीर करते हो, तो डॉक्टर साहब वो किस तरह से आप तवक्को रखते हैं कि वो आपके साथ आगे बैठे? बट एक मिनट, मुझे शैला साहब कुछ कहना चाह रही है। जी शैला साहब, मगर मेरा ख्याल है जो डॉक्टर साहब रहमान अजहर साहब, मैंने कि क्या, अच्छा चले आप कर ले बात में, फिर उसके बाद सवाल करता हूँ, गो अहेड। डॉक्टर रहमान साहब, मैंने बहुत संजीदा बातें की। 11वें महीने में APC हुई है, इनकी इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो ना पूरी होने पे, और ये जो मईशत की और इसके लिए ऑफर थी, ये तो हमारे लीडर्स ने, चाहे हमारे लीडर हो चाहे PMLN के, पहली तकरीर में दे दी थी। और ये जो APC हुई है तो 11वें महीने में हुई है। आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं उसमें वजीर आजम बैठना पसंद नहीं करते, आप उनकी मीटिंग बुलाना पसंद नहीं करते। और मैं आपको बताऊं कि ओगरा जो है इसमें सिंध की नुमाइंदगी नहीं है, जबकि सारे सूबों से होनी चाहिए। नेप्रा में सिंध की नुमाइंदगी नहीं है, मगर मुझे आप ये चीज बताइए, क्या बात करते हैं ये? और दूसरी जो ये बात कर रहे हैं कि बजट पास हो गया, तो बजट तो अददी आपकी अक्सरियत है, लेकिन उसके लिए आपको मेंगल साहब के साथ क्या करना पड़ा? सारे सोशल मीडिया पे आ गया, आपको MQM को वजारत देनी पड़ी, और अपने मुझे शाला साहब, मुझे आप ये बताइए, देखिए मेरी इधर गुजारिश सुन लीजिए। एक ऐसे मौके पर जब मुल्क इतने मुआशी मुश्किलात का शिकार है, क्या आप समझती हैं कि ये वक्त हुकूमत को सपोर्ट करने का है
या फिर इस चीज पे कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने का है कि हुकूमत को जो है वो गिराना कैसे है, इसका काम और ज्यादा मुश्किल जो है वो किस तरह से बनाना है? अच्छा देखिए, मैं एक पहले इनकी बात का जवाब दे दूं, आपकी बात का भी जवाब दे रही हूं। अपने ही वो 2 मेंबर जिनके सामने अपने लोग खड़े नहीं किए थे इलेक्शन में, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर किए बगैर आपने बजट पास कर लिया। लेकिन क्या आपने कभी इस पे गौर किया कि आपके साबिक वजीर खजाना ने क्या बात की? आप कहते हैं अपोजिशन में ने क्यों नहीं की? आपकी अपनी हुकूमत के अलीम खान पंजाब असेंबली से स्टैंडिंग कमेटी से बाहर आ गए, दड़ाड़े आपके यहाँ हैं, माफ कीजिएगा। दूसरी बात जो है मुझे ये कहना है कि हम तो नहीं चाह रहे कि आपको गिरने दिया जाए, आप तो अपनी पॉलिसीज से गिर रहे हैं। आपने जो वादे अवाम से किए वो झूठे किए। आपने कोई एक रिलीफ अवाम को दियो तो बता दे, हमारे तो आप छोड़ देना। आपका ये कहना है कि नालायकीन में एका नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, आप तो लायक तरीन लोग हैं ना। हम आपके साथ जो भी करेंगे वो जमहूरी करेंगे। हमें जमहूरियत को हर हाल में बचाना है। हमने जमहूरियत को बचाना है, हम बचाते रहे हैं जाने देके, लेकिन उसमें आपकी हुकूमत इसने अवाम को कोई तकलीफ नहीं दी। अब ये पुराना सबक जो सुनाएंगे उसके लिए मैं हाजिर हूं, ये सुनाते रहेंगे। असल बात यह है कि जो भी हुकूमत आती है वो आने वालों का कर्जा नहीं उतारती, वो पुरानों ही का उतारना होता है। ये वाला बयानिया पिटा हुआ है। से पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। 180 अरब रुपए से एहसास प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। 220 अरब रुपया पाकिस्तानियों के लिए रखा गया बजट में, जो बिजली का बोझ उन पे ना आए जिसके आप रोना रोते हैं। शेल्टर होम्स, जो छत आपकी लीडरशिप ने करप्शन कर कर खजाना हाली किया, वो इमरान खान उनको शेल्टर होम्स दे रहा है, पनाहगाहें दे रहा है। लो कॉस्ट हाउसिंग, 25-30 साल इस मुल्क में लोग काम करते रहमान रह जाते हैं, उनके लिए घर बनाए जा रहे हैं। इंसाफ सेहत कार्ड, 7 लाख रुपए से ज्यादा की हेल्थ इंश्योरेंस है। किसान दोस्त पॉलिसी, लेबर कार्ड, लिखती जाएं, आपकी पेन की स्याही खत्म हो जाएगी। शाला रजा साहिबा, क्या क्या आपको बताऊं हम क्या रिलीफ दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का बयानिया क्या बता दें। कौन जानना चाहती है कि आप हुकूमत गिराना चाहते हैं कि नहीं चाहते। आप सेनेट के चेयरमैन को क्यों हटा रहे हैं? महंगाई के ऊपर बात करते हैं और गिरा आप घर भेज रहे हैं सेनेट के चेयरमैन को। आप दूसरी तरफ इस्तीफों की बात करते हैं, फिर ये कहते हैं जी कि हम सड़कों पे आएंगे, तहरीक चलाएंगे। कोई एक बयानिया पे रहे ना, कंफ्यूज क्यों है? अगर आप दोनों मुझे इजाजत दे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है रहमान साहब, बिल्कुल आ रही है जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर साहब जो मुआशी बयानी की बात करते हैं, मैं चाहता हूं जरा आप भी कैचअप कर ले। जो बहस हो रही है कि क्या मुआशी बयानी पर सियासी जमातें मुतफिक हो सकती हैं या नहीं। अपोजिशन को मुझे जरा समझना है कि अपोजिशन ऐसे वक्त में, और ये मैंने शैला साहबा से भी पहले सवाल किया, कि ऐसे वक्त में जब सारी सियासी कुव्वतों को इकट्ठा होना चाहिए, मुल्क के जो मुआशी हालात है उस पर जो है वो हुकूमत को सपोर्ट देनी चाहिए। अपोजिशन जो है वो कॉन्फ्रेंस से करा रही है कि हुकूमत को गिराने का तरीका जो है वो क्या होना चाहिए, या हुकूमत को ज्यादा टफ टाइम जो है वो किस तरह से जो है, और फिर जो है वो लेने के बाद जो है वो चेयरमैन सेनेट पर आ जाती है। ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब बहुत शुक्रिया, पहले आपने प्रोग्राम में दावत दी आज। लेकिन 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपने पूछी हैं, मैं उसी सीक्वेंस में इसका जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो ये है जी कि ये बात रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए, और ये मुतअद्दिद दफ़ा मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ये बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में मैं नहीं समझता कि इतनी जिम्मेदार और संजीदा अपोजिशन जो इस दौर में मौजूद है ये कभी भी रही है। जिस दिन गवर्नमेंट जो है वो मार्ज वजूद में आती है, मुत्तहदा अपोजिशन के इजलास होते हैं, और उस वक्त अपोजिशन ये बात कहती है कि बावजूद इस बात के कि गवर्नमेंट धांधली करके नाजायज़ तरीके से वोट चोरी करके मार्ज वजूद में आई है, लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क की बेहतरी अगर हो सकती है तो हम अपना को मस्बत किरदार अदा करेंगे। ये पहले दिन से मुत्तहदा अपोजिशन का बयानिया है, जिसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने गैर संजीदगी का मुजाहरा इस हवाले से भी किया। अगर अपोजिशन ने कोई ताउन का हाथ बढ़ाया इस मुल्क को बेहतरी करने के लिए, तो कहा यह गया कि जी शायद ये कोई NRO मांग रहे हैं, शायद इन्हें कोई रिलीफ चाहिए। हालांकि NRO देना ना किसी प्राइम मिनिस्टर के बस में है, ना किसी हुकूमती वजीर के बस में है, चूंकि अपोजिशन के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो सारी अदालतों में है, वो नैब में है, वो मुख्तलिफ इदारों के पास हैं जिनको बकौल हुकूमत के ये इंडिपेंडेंट कर चुके हैं और वो हुकूमत के ताबे नहीं है बकौल इनके।
तो ये तो एक नुक्ता नजर है। दूसरा जो आपने ये कहा जी कि चेयरमैन नैब का, देखिए इस वक्त जो नंबर गेम है या जो अददी अक्सरियत है, अपने जो उनके साथ इत्तेहादी है उनको मिला के कौमी असम्बली में बिलखुसूस और सेनेट में अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर ये हर वो बिल, हर वो कानून जिससे अवाम की चीखें निकल रही हैं वो पास कराते हैं। अब मिसाल के तौर पर बजट है, हम ये समझते हैं कि बजट में एक आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हर वो चीज़ जिससे एक आम आदमी मुतासर होता है, वो सब्जी, आटा, दाल, चीनी, घी, अशिया खुर्दनोश, हर चीज़। बल्कि मैंने एक प्रोग्राम में ये भी कहा था कि एक गाड़ी जो शख्स 3 करोड़ की लेता है, अगर वो 4 करोड़ की कर दी जाए उसे फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ाहिर है वो कैपेसिटी रखता है। लेकिन अगर आप आटा, सब्जी, दाल, चीनी अगर आप 5-10 रुपए किलो भी महंगी करेंगे, आप सुई गैस महंगी करेंगे, बिजली महंगी करेंगे, पेट्रोल डीजल महंगे करेंगे, हर आदमी इससे मुतासर होता है। तो ये बजट में चीजें जो महंगी हुई हैं, अगर यहाँ पे चेयरमैन सेनेट रजा रबानी साहब होते तो यकीनन इस बजट को सेनेट में रोका जाता और अपोजिशन की जो मस्बत तजावीज है वो इनकॉर्पोरेट करने के लिए बजट को दोबारा कौमी असेंबली में भेजा जाता। अच्छा, मेरा ख्याल है तारिक फजल चौधरी, सेनेट जो है वो बजट रोक तो नहीं सकती, सेनेट अपनी तजावीज जरूर दे सकती है, मगर सेनेट जो है वो बजट रोक नहीं सकती। मगर जो पहले डार साहब बात कर रहे थे, शैले साहब, आई वांट यू टू आंसर दैट कि ऑपोजिशन का बयानिया आखिर है क्या, और आप लोग जो इस वक्त इकदाम उठा रहे हैं जो चेयरमैन सेनेट के हवाले से, अभी सड़कों पर आने का फैसला नहीं हुआ, इस्लामाबाद लॉकडाउन का फैसला नहीं हुआ, क्या उसका मईशत को कोई फायदा है? हमारे लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि मईशत को जो फायदा देना था वो इन्होंने देना था। ऑपोजिशन का कोई किरदार नहीं था कि ये ज़राई अहदाफ हासिल ना कर सके। ऑपोजिशन का कोई किरदार नहीं था कि ये सनती तरक्की के अहदाफ नहीं हासिल कर सके। ऑपोजिशन का कोई किरदार नहीं था कि इन्होंने चीनी की कीमतों पे 8 से एकदम से सेल्स टैक्स जो है वो 17% कर दिया। ऑपोजिशन का इसमें कोई किरदार नहीं था कि डॉलर की कीमत को नहीं रोक सके, जबकि खान साहब की बड़ी बड़ी इस पे तकारीर मौजूद है कि 1 रुपये डॉलर पे गिरता है तो 100 अरब का कर्जा बढ़ता है। तो इन 10 से 15 दिन में डॉलर कहाँ जा गया और अभी कहाँ जाएगा ये इन्हें मालूम नहीं है। गैस की कीमतें 180% पे चली गई। सारी हुकूमतों ने IMF से कर्जे लिए, लेकिन उनके जो कंडीशंस होती थी वो दूसरी होती थी। आपने क्या कर दिया कंडीशंस को? तो ये एक तो पहली बात ये है। दूसरी, इनको जब भी ये हमारे वजीर खजाना ले सकते हैं, लेकिन भाई उनके लिए पॉलिसी अपनी होती थी। आज वो आपके मुशीरे खजाना है, लेकिन आपके पास कोई पॉलिसीज नहीं है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो आप एहसास प्रोग्राम कह रहे हैं ना मेरे भाई, ये इस तरह का प्रोग्राम यूनियन काउंसिल बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, और अब उसका नाम पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है, 2010 से सिंध में चल रहा है। ये एक सपोर्टिव प्रोग्राम है जो बड़ी ग्रेजुअली चेंज लाता है। आपने जिस परसेंट से जो है महंगाई नाफिज की है बाकायदा, उसमें ये प्रोग्राम सपोर्ट नहीं कर सकेगा। ये मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ। यानी 2010 से जो इस पे अमाउंट हम रख रहे हैं, हम ये बड़ा कामयाब प्रोग्राम कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन के साथ। और इकोनॉमिक्स की अगर आप सर्वे देखिए दौर में, अभी आपसे एक मिनट देखिए, इनको आप खामोश करें, मैं इनके बारे में नहीं बोलूंगी, वरना देखिए रहमान मेरी बात सुनने दें। दूसरी बात ये बात करते हैं, हमारी खामोश करें, 10% है ना, इनको खामोश करें, इनको खामोश करें। इंतहाई नॉन सीरियस बात है, ऐसे ना करें। चले, मेरा ख्याल है रिप्रेजेंटेटिव के नॉन सीरियस, मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रही हूँ। आप मुझसे तजवीज मांग रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ कि नॉन सीरियस रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं नहीं, मुझे पूरी बात करने दें। नहीं, मैं फिर प्रोग्राम छोड़ दूंगी अगर आप मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे। शेल्टर होम की बात करते हैं और लोगों के घर गिरा रहे हैं। आपने अपने इन्होंने अपने किसी भी बजट में कहीं भी घरों के पैसे नहीं रखे। इनके बजट में 3 साल के लिए कोई नौकरी नहीं है, 1 करोड़ 50 लाख नौकरी देने वालों में। और गजब की बात जो है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये बात तय हुई है कि 63 साल जो है वो उम्र कर दी जाएगी, जिससे 30,000 नए नौजवानों का रास्ता रुकेगा। और दूसरी मैंने बात करी ली कि जनाब ये प्रोग्राम जो है, मुझे अब एक ब्रेक लेने दे, मैं चाहता हूं जरा ब्रेक के बाद सर्वे ले लें। कामयाब तरीन प्रोग्राम है ये पूरे दुनिया में।
डार साहब की भी एक लंबी लिस्ट है, वो बात करना चाह रहे हैं। डार साहब, आई गिव यू द फ्लोर। और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से एक ब्रेक में ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। इन्हीं नुकात पर डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जहां पर हम मईशत के लिए इकट्ठे होने की बात करते हैं, वहां पर हुकूमती रवैये का सबसे बड़ा सवाल है। ये जो बजट मंजूर हुआ है, इस बजट सेशन के दौरान अपोजिशन के जो दो बड़े रहनुमा हैं, उनकी तरफ से मिसाक मईशत की जरा तजवीज जो आई थी, वो जरा सुनने, वो तजवीज क्या थी। जहां पर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, वी आर प्रिपेयर्ड के पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। 4 प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं जिस पे ऑपोजिशन और हुकूमत हम साथ बैठ जाते हैं, हमें कोई इशू नहीं इस बात का। इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम आगे चलने की बात कर लेते हैं। मगर जो हुकूमती जवाब था, ये वही पेशकश है कि जहां पर हम कहते हैं कि मईशत के लिए इकट्ठा होने की बात है। जरा हुकूमती जवाब भी सुन लें इसका। एक हमारे वीआईपी कैदी ने जो दबे दबे अल्फाज में, मीठी मीठी जबान में हुकूमत से एनआरओ मांगा, ये कह के हिसाब किताब एनआरओ मांग रहा है, ये अपने करप्शन का दिफा चाहता है। इनको पता है कि इमरान खान के दौर में इनका करप्शन मजीद एक्सपोज कर होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहता हूं, फिर मैं तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ जाऊंगा। ये क्या रवैया है? क्या मुफाहमत की बात करना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ये कोई जो है वो इसको गाली क्यों बना दिया गया? देखिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ होना चाहिए, लेकिन उसके टीयर्स क्या होंगे? ये आखिरकार ये जो मिसाके मुइशत खेल रही है अपोजिशन, ये होगा क्या? लेंगे उनके साथ, हम तो कह रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि टीओआर जो है वो फिनांस कमेटी में तमाम मेंबर्स मौजूद हैं, वहां अपना एजेंडा पेश करें। अगर ये मिसाके मुइशत की जो बात कर रहे हैं, इस मुल्क की मुइशत तबाह किन्होंने की है, ये तो देखे ना रहमान। जो ये मुश्ताक चीनी वाला कौन है जो टीटियां लगवाता पकड़ा गया है? ये मंजूर पापड़ वाला कौन है? फलूदे वाले के अकाउंट से अरबों निकल रहे हैं, किसी कुल्फी वाले के अकाउंट से निकल रहे हैं, और पीछे से इनसे पूछे ना बरलास ट्रेडिंग कौन है जो दोनों की टीटियां लगवा रही थी? हमजा शबाज सीफ, आसिफ अली जरदारी, सबकी टीटियां लगाने वाली पीछे कंपनी भी एक ही थी। क्या लेके आएंगे ये मिसाके मुइशत में? क्या ये वॉलंटियरली कहेंगे हम सारे असासे जो पिछले 25, 30, 35 सालों में हमने बाहर बनाए हैं मुल्क में लेके आएंगे? क्या ये ऐसे मिसाके मुइशत की बात कर रहे हैं? किसकी बात ये कर रहे हैं? वो कौन के सामने रखे तो सही ना अपना एजेंडा। मकसद वो एवन फील्ड अपार्टमेंट, सरे महल, जितने बेनामी अकाउंट्स हैं लाएं। इस अगर मुल्क के साथ मोहब्बत है तो खुल के इजहार करें जी, ये हमारा मिसाके मुइशत। तारिक फजल चौधरी साहब, किस तरह से देखते हैं हुकूमती रवैये को सर? क्या कोई मुमकिन है कि कोई बात हो सकती है? देखें जी, आपने डार साहब से, भाई हैं हमारे, अभी आपने गुफ्तगू सुनी इनकी। ये एक ऐसा, इसको आप चिप कह लें, इसे आप टेप रिकॉर्डर कह लें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर स्पोक्स पर्सन को फिट किया गया है कि चूंकि हुकूमत के पास और कोई बात करने को है नहीं, लिहाजा एक मज़ाक़खेज़ मज़ाहिया बयानिया इनका है कि जनाब वो फलां हो गया, वो टीटी पीटी फलाना इधर। वो भाई मेरे, जितना एहतसाब को मुतनाज़ा मौजूदा दौर हुकूमत में बनाया गया है, शायद ही कभी एहतसाब इतना मुतनाज़ा रहा हो। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है एहतसाब के इदारे इंडिपेंडेंट हैं। मैं ये कहता हूँ आपको जिम्मेदारी से अपोजिशन की तरफ से कि कौमी दौलत का एक एक रुपया जो लूटा गया है उसे बरामद होना चाहिए। बरामद करें, हर सूरत में करें, लेकिन वो इदारे करेंगे, वो FIA करेगा, वो नैब करे, वो फलां करे, वो फलां करे। लेकिन हुकूमत का काम होता है आप अपनी कारकर्दगी बताएं कि आपने क्या किया है। जब से हुकूमत बनी है लोगों के कान पक गए हैं इनका एक ही मंत्रा सुन के कि जनाब वो फलाना, वो उधर पकड़ा गया, उधर पकड़ा गया, फलान हो गया, करप्शन हो गई। करप्शन जो इनके दौर में हो रही है, अगर हिम्मत है आप में उस करप्शन पे बात करें। टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम हुए हैं, मैं तो थक गया हूं ये बात कर करके। आपको फार्मास्यूटिकल कंपनियों के नाम बताए गए हैं, कौन सी करप्शन हो रही है, कंपनी के मद में नाम तो लें, दवाइयां जो सुन ले ना, मैं बताता हूँ। तारिक फजल चौधरी साहब के 2 अरब रुपया वो किधर हो रही है? सर मुझे बात करने दें तो बात आ रही है ना, मैं सिर्फ इल्जाम लगाने वालों में से नहीं हूँ।
2 अरब रुपया सिर्फ दवाइयां महंगी करने की मद में इनके मिनिस्टर ने करप्शन किया। 2 अरब रुपया इन्होंने मिनिस्टर तब्दील कर दिया। नैब में जाएं अगर आपने तहकीकात की, अदालत में जाएं अगर आपके पास सबूत आप है, बहुत बड़े सब जाते क्यों नहीं? इस दौर के आप बहुत बड़े चैंपियन है ना एहतसाब के, चोरी पकड़ने के। जब अपने घर में चोरी निकल आए तो आप जाएं नैब में। मैं सिर्फ कौम को बताना चाहता हूं कि आप नहीं, हम समझते हैं, हमारे हाथ साफ है। अगर आप समझते हैं करप्शन हुई, आप जाएं, आजाद है वहां एक मजाहिया बयान के आप कौम के सामने। डॉक्टर साहब जरा बर्दाश्त करें ना, सुन ले बात जरा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका एहतसाब का बयानिया अगर इतना स्ट्रांग हो तो आपकी हुकूमत खुद केस बना के कहे जनाब केस का एहतसाब करें। अगर चोरी आपके दौर में हो तो उसका मुकदमा जनाब वो अपोजिशन दर्ज कराए। बात सिर्फ ये है कि एहतसाब एक मजाक है, एहतसाब मजाक है, कुछ भी नहीं है। इनकी अपनी नालायकी ना अहली को छुपाने के लिए इन्होंने चंद जुमले रटे हुए हैं। अपोजिशन चोरी कर गई, अपोजिशन फलां कर गई। अब साल होने को है, इससे ज्यादा इन लोगों के पास कुछ नहीं है सिवाय ये कहने के हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में बेलाग एहतसाब हो। उन लोगों का जरूर हो जिन्होंने करप्शन की है, चोरी की है। लेकिन मुझे आखिरी बात मैं ये कह रहा हूं कि मुझे जाती तौर पर नहीं पता कि ये हुकूमत जो है ये इस बयानिए के पीछे या इस पर्दे के पीछे अपनी कमजोरी और नालायकी को कब तक छुपाएगी। अब ये बात ये अवाम के सामने नहीं कर सकते। मैं जानता हूं ये बात अगर अवाम के सामने करें ना, चोर करप्शन ये वो इनको वो अशर करेंगे। ये याद रखें, टीवी प्रोग्रामों में ये सारे आगे ड्रामे करते हैं। अच्छा, मैं जरा शैला रजा साहबा, ऑपोजिशन हुकूमत ये कहती है कि ऑपोजिशन जो है वो गैर संजीदा है। मतलब ये बातचीत करने के लिए जो है वो कुछ संजीदगी का जो एलिमेंट है वो ऑपोजिशन की तरफ से नजर नहीं आ रहा। और फिर ये कहना, जिस तरह से जरदारी साहब का भी बयान था कि एहतसाब और मईशत, नैब और मईशत जो है वो इकट्ठे नहीं चल सकते, तो ये फिर मिल बैठकर जो है वो बात करने का मौका जो है वो कहां पर मिलेगा ऑपोजिशन और हुकूमत को, अगर मईशत के लिए इकट्ठा भी होना है हुकूमत और ऑपोजिशन को? अच्छा देखिए, बात यह है, पहली बात नहीं गई थी उसको भी कह दूं कि जो 1 करोड़ घर और 50 लाख नौकरियां थी, इनके लिए कोई पैसा बजट में नहीं है। और इसी तरह ये नौजवान प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, 3 साल तक के लिए कोई नौकरी का भी एक बात तय हुई भी है। और जो मैंने एक 63 साल उम्र बताई, तो ये कौन से प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि जो मैंने आपसे बात की कि जिस तरह का ये एहसास प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, इस पर मुझसे आप किसी दिन प्रोग्राम करें, क्योंकि ये कामयाब तरीन प्रोग्राम सिंध में, लेकिन इसमें बहुत ग्रेजुअली मसले आते हैं। अगर आपको तब्दीलियां करनी है, आए मैं बताती हूँ आप, देखिए इसको मैं चाहूंगी कि इसे सुने। मसलन आप कहते थे गवर्नर हाउस का क्या करें? खर्चे कम करेंगे। एक मिनट, उसका भी कर रही हूँ, उससे भी बात कर रही हूँ। आपने पहले से ज्यादा खर्चे किए और इस पे बढ़ा के पैसे रखे। आप इसकी सब्सिडी दे देते, आप इस प्रोग्राम के बजाय सब्सिडी दे दें। आप देखें ना, सिंध में प्रोग्राम चल रहा है लेकिन इसके ग्रेजुअली रिजल्ट है। दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि हम इनसे बात कैसे करें, फालूदे, पापड़, चीनी, ठीक है, फालूदे का केस क्या साबित हो गया? ये केस की हैसियत इसी तरह है जैसे केपी में भी निकले थे कुछ अकाउंट, पंजाब में भी निकले थे, उन पे कोई बात नहीं हो रही। केपी के अलावा आपका अपना पार्टी फंडिंग केस जो है उसमें 18 अकाउंट बेनामी है, लेकिन आप वो केस चलने नहीं दे रहे। हम पे ये साबित नहीं हो रहा। 14 अरब की आप करप्शन लगाते हो, वो करप्शन कम होते 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 जरदारी साहब के ऊपर फिर वो 1.5 करोड़, वो भी जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज में, जिससे जरदारी साहब का ताल्लुक उस वक्त खत्म हो गया जब वो सदर बने। और ये पूरी एक कंपनीज है, उसमें ये 1.5 अरब, यानी आप 14 अरब से 1.5 अरब तक आ गए। अब शर्जील इनाम मेमन 21 महीने के बाद बाहर आ गया, कुछ साबित नहीं हो सका। तो भाई जो अदालतों का काम है आप उन्हें करने दें, उनको साबित करना होगा, वो हम पे कर लेंगी। ना आपकी औकात के हमें एनआरओ दे सके, ना हम आपसे मांग रहे। आप जिनको एनआरओ देना चाहते हैं, दोनों डेट खत्म हो रही है, उन्होंने आप पे एतमाद नहीं किया। ठीक है, उन्होंने आप पे एतमाद नहीं किया। आप दूसरा तरीका करना चाह रहे हैं। सवाल जरा सुन ले डॉक्टर साहब।
ठीक है, मेरा सवाल जरा सुन ले, ये हसीने चढ़ाने का वक्त तो नहीं है। अगर आप इनके साथ को बात करना चाहते हैं तो हसीने चढ़ाकर तो बात नहीं हो सकती, हसीने नीचे करके रजा साहब ये भी लिख लें, आपके पास कॉपी पेंसिल है, मैं आज आपको लिखवा रहा हूँ सारी चीजें। चौधरी निसार अली खान साहब जो आपके एक्स इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनका रिकॉर्ड पे है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा बिनामी अकाउंट्स में अयान अली और बिलावल जरदारी एक ही अकाउंट से ऑपरेट होते थे, एक ही इंटीरियर मिनिस्टर थे वो। हाँ, तो तारिक फजल चौधरी साहब जवाब दे बोल रहे थे, क्या उस वक्त झूठ बोल रहे थे? वो सारे अकाउंट जो बिनामी से के वक्त में ये सारे केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। हमारे दौर में सिर्फ हमने अदारों को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आजाद किया है। ये जो इन्होंने अदारों के ऊपर जरगमाल बनाया हुआ था, हमने वो आजादी दी अदारों को, इसलिए इनको एहतसाब होता नजर आ रहा है। 10 साल में तो इन्होंने कभी नैब काला कानून नजर नहीं आया। तारिक फजल चौधरी साहब पहले आप कर लें, फिर शैला साहब। जी तारिक फजल चौधरी साहब, मैं इनकी मालूमात में थोड़ा सा इजाफा कर दूं मोहतरम डार साहब की, कि वो तमाम रिकॉर्ड जो बकौल इनके अयान अली और बिलावल जरदारी साहब, मेरे में तो नहीं है, लेकिन वो जो निसार घर तो नहीं ले गए, वो जो निसार अली खान ने अपने जाती कब्जे में तो नहीं रखा हुआ, वो इस वक्त भी कौमी तहवील में होगा, उन बैंकों में होगा, उन इदारों में होगा जहां पे ये अकाउंट ऑपरेट होते हैं। आप जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा करें, उनको आप प्रोब करें, और मैं आपको ये बात रसूख से कहता हूँ, JIT भी तो भाई उनकी रिपोर्ट को लेके आए ना, निसार अली खान साहब बात, वो JIT भी जो मंजर आम पे लेके आए हैं। अभी आपने जो बनाया है कर्जा कमीशन, जो आपने बनाया है, वो आपने ऐसा बनाया है कि जैसे कोई जासूस हो और उसकी तहकीकात को इंटेलिजेंस के इदारे कर रहे हो। आपकी जो नीयत है वो नहीं है ना, वो नीयत ठीक नहीं है आपकी, ना इसमें ना JIT में, ना तो वो लेके आए। देखें तारिक फजल चौधरी का अकाउंट के जो रिकॉर्ड है वो तो गायब नहीं होते ना। रजा साहबा का डलवा देते हैं, आप दोनों को उसका हिस्सा बनवा दे तो फिर बड़े कमाने आज इस प्रोग्राम में जान नहीं छूटनी। आप लोगों ने जो 24,000 अरब की आड़ में संजीदा लोगों को ना बुलाया करें, वो संजीदा लोगों को प्रोग्राम में बुलाया करें। डार साहब, आप संजीदा लोगों को बुलाया करें। डार साहब मैं थोड़े से जरा जज्बाती हैं, पेश कर रहा हूँ, इतनी बड़ी आपको मैं तो कह रहा हूँ एक ब्रेक के बाद आपके अकाउंट अगर मौजूद है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, बहस को सबको समेटना है। शैला रजा साहबा, मैं आपसे आगाज करना चाहता हूँ, क्या कोई तरीका है कि मेशत के ऊपर जो है वो कोई कौमी पॉलिसी जो है वो अपनाई जा सके? मैं समझती हूँ कि हर चीज़ में रिफॉर्म्स की गुंजाइश होती है। बात ये होती है कि इंसान अपने खोल में से बाहर निकल कर आए, अपने अलावा दूसरों को काबिल समझे। दूसरों के वजीर रखने से कुछ नहीं होगा, दूसरों की पॉलिसीज़ को देखें। हर हुकूमत को मुश्किल टाइम मिला है। हर हुकूमत के वक्त जो है इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की क्या कीमत रही, मुल्की हालात कैसे थे, और हर हुकूमत पिछली हुकूमत ही का कर्जा कम कर रही होती है। आने वाली के लिए नहीं लेती है कर्जा कि हम आने वाली की हुकूमत की वजह से ले रहे हैं। हर हुकूमत के दौर के अपने मसाइल थे, दहशत गर्दी थी, तेल की पेट्रोल महंगी तरीन सतह पे था, मुल्क की जो एग्रो पॉलिसीज थी माशी वो एग्रो बेस्ड नहीं थी, फ्रेंडली इंपोर्ट हो रही थी। जब हमने लिया खुद PMLN जो है वो उस मईशत को जो मुशर्रफ की थी कंडेम करती थी, उसको कुछ बेहतरी हमने दी, फिर उससे आगे जो भी हुआ। लेकिन अगर आप अक्ले कुल समझ के हो जाएं तो फिर पूरों का नाम फिर दौसा शेखवान रख देना चाहिए। आई गेट योर पॉइंट। तारिक फजल चौधरी साहब, योर फाइनल कमेंट जी। अगर हुकूमत अपना जो है वो किबला दुरुस्त करती है, बाकी जमातों को सपोर्ट करनी चाहिए, ये वक्त ऐसा है। देखें जी, पाकिस्तान को जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हुकूमत अपोजिशन जो है वो बिल्कुल एक संजीदा रवैया रखती है, और इस मुल्क में बेहतरी के लिए, इस निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन जिस जगह पर हुकूमत चल रही है, मुझे जाती तौर पे कोई उम्मीद नहीं है कि ये होश के नाखून लेंगे। इनके एडवाइजर आप देखेंगे एक दूसरे से बात ही लेके जाते हैं, वही हंगामा राई, तब्दीली नहीं है इनके सोच। ठीक है, राइट। मेरा ख्याल है कुछ ऑडियो का इश्यूज है। डार साहब, मुश्किल फैसले लेने हैं, मगर अपोजिशन को साथ लेकर चलना, क्या वजीर आजम को लीड नहीं करना चाहिए इस कोशिश को?
बिल्कुल तैयार है रहमान, और मैं यही समझता हूँ कि मुश्किल मुआशी हालात को मद्देनजर रखते हुए बड़ा मुतवाजन बजट लेके आए हैं और पास भी हो गया है। अब हमारी तवज्जो बजट तो एक चीज है, इससे आगे आगे तो आप देखेंगे इंतहान जो है वो इसके बाद शुरू अगले होने हैं। 3-4 माह में आप मजीद मुआशत को मुस्तहकम होता देखेंगे, मजीद बेहतरी आएगी और तमाम तर तवज्जो इंशाल्लाह ताला गवर्नेंस पे होगी हमारी। राइट, बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, शाला रजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये मुल्क के लिए करना होगा, ये बड़ा जरूरी है। ये मईशत का जो वर्ल्ड कप है ये हमें जो है वो हर सूरत जो है वो जीतना है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन और कोई नहीं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।